नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में कानून कौन से हैं और न्यायिक प्रणाली जो है या जुडिशियल सिस्टम जो है उसका उपयोग कैसे किया जाता है। पुलिस, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पारिवारिक न्यायालयों की क्या भूमिका होती है महिला सशक्तिकरण में, और उनकी समस्या जो महिलाओं से संबंधित समस्या हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और उनके समाधान के बारे में। यहाँ बात की जा रही है कि समता मूलक वातावरण तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। समता मूलक मतलब सबको समान अवसर मिले, समान जीवन में जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता हो। तो उसी बारे में यहाँ बात की जा रही है कि इस यूनिट में हम वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण की दिशा में कानून कौन से हैं, और न्याय अगर नहीं मिलता तो न्यायपालिका है, न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, कानून लागू करने की मशीनरी क्या है और सोशल वर्कर्स की क्या भूमिका होती है इत्यादि के बारे में हम समझेंगे। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति जो होती है उसमें अनेक इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, और इसी दिशा में विशेषकर बात की जा रही है कि जो कानून है उनकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के बेहतर विकास के लिए, उनके ओवरऑल समाज में योगदान बढ़ाने के लिए, उनके साथ हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय निकल के आता है कि कानून और संविधान में जो विधेयक वो प्रावधान नहीं बल्कि उनसे जो है समाज में एक परिवर्तन आ सके महिलाओं के पर्सपेक्टिव में, महिलाओं के संबंध में, तो वो बात की जा रही है। अब महिलाओं के या महिला सशक्तिकरण की दिशा में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में जो मेन तत्व देखने को मिलता है, एलिमेंट देखने को मिलता है, सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय का है। और जो प्रस्तावना है संविधान की, हमारे भारतीय संविधान की, उसमें जो है व्यक्ति को कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा स्त्री या पुरुष प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने पे जोर दिया गया है। तो यहाँ पे समानता, सामाजिक न्याय के बारे में बात की जा रही है, और महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, उसमें भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं उनके बारे में बात की गई है। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि कुछ आदर्श हैं जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में रखे गए हैं, और उसमें बात की गई कि सभी नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना, कि किसी तरह से अगर उनके साथ कहीं भी अन्याय हो रहा है, उनके अधिकार जो है उनको नहीं दिए जा रहे हैं XYZ किसी भी कारण से, तो ये संविधान की प्रस्तावना में बात की गई कि उन्हें समान अवसर, समान जो है न्याय मिले। दिन बात की जा रही है कि विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास और पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, कि आपकी आस्था जिस धर्म में है, जिस जाति, संप्रदाय या किसी भी आप वर्ग से आते हैं, आप फ्री हैं, आप अपने हिसाब से अपनी आस्था, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, पूजा पाठ करने का है। देन स्थिति और अवसर की समानता। तो आपको ये कुछ संविधान के जो प्रस्तावना में आदर्श हैं जिन पे बात की गई है। फिर बात हो रही है फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों के बारे में। अब इसमें कहा जा रहा है कानून के सामने समानता। भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय संविधान में अगर आप देखें, फंडामेंटल राइट में यह है कि किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा। आर्टिकल 15(1) में, अनुच्छेद 15(1) में यहाँ बात कही जा रही है, मतलब ये वाली, कि कानून के सामने समानता, की कानून सबके लिए लागू होगा, सबके लिए बराबर होगा,
तो ये छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई धर्म विशेषता ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए कानून नहीं लागू होगा या बाकी के लिए लागू होगा। कानून के लिए, कानून के हाथ सबके लिए बिल्कुल बराबर है, सबके लिए समान लागू है। ये आर्टिकल 15(1) में है। देन आर्टिकल 15(3) में बात की जा रही है कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, है ना। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में कहा जा रहा है कि किसी भी समाज के वर्ग के साथ, नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं होगा, चाहे वह धर्म से, किसी भी धर्म से हो, किसी भी रंग का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, जेंडर का हो, जन्म स्थान पर पैदा हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में कहा गया है। देन अगर हम बात करें कि अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने में राज्यों को रोका नहीं जा सकेगा। मतलब यह है कि राज्य में अगर परिस्थितियां विषम होती हैं, अलग होती हैं, तो राज्यों को स्वतंत्रता होगी कि वह अपने जो भी उनकी स्थिति है उसके अनुसार जो है वे नियम, कानून, प्रावधान वगैरह बना सकेंगे। देन आर्टिकल ये 16(2) में बात की जा रही है कि अवसर की समानता, कि धर्म, वर्ग, जाति, जेंडर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक को किसी भी रोजगार हेतु सरकारी कार्यालय में अपात्र या भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब अवसरों की समानता, ये एक बहुत सिंपल है। देन बात की जा रही है आर्टिकल 21 में, इधर देखेंगे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। कि फ्रीडम होगी कंप्लीट व्यक्तिगत। और ये मुझे याद दिलाती है आज़ादी के समय, जब लोगों को अभिव्यक्ति करने की, अपने चीज़ों को, अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्रता नहीं थी, तो उस दिशा में यहाँ बात की ही आ रही है। देन अगर आप देखें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कुछ हैं, जिसमें आर्टिकल 39 में बात की जा रही है कि राज्य द्वारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन किया जाएगा। राज्य अपनी नीति को खास रूप से यह प्राप्त करने के लिए निर्देशित कर सकेगा। मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये सिद्धांत, कुछ सिद्धांत हैं जो कंपलसरी या बाइंडिंग नहीं है, वो मार्गदर्शन करते हैं राज्य को या देश को, देश में जो सरकार है उनको, कि आप ये सिद्धांत जो है वो फॉलो करिए। इन प्रिंसिपल्स के माध्यम से लोगों को जो है समानता का अधिकार दीजिए। अब चाहे वह प्रत्येक नागरिक हो, मतलब पुरुष हो या स्त्री हो, उसको पर्याप्त जीविका अर्जन करने का समान अधिकार होगा। देन कामगारों, पुरुषों, स्त्रियों या छोटी आय के बच्चों के स्वास्थ्य तथा शक्ति का दुरुपयोग ना हो। कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार होगा। राज्य काम करने के लिए मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत प्रदान करने हेतु प्रावधान करेगा। तो ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, पहलू हैं, बिंदु हैं, जिनसे राज्यों को दिशा निर्देश मिलता है, जैसे मैंने पहले बताया। देन कानून की मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के कानून बने हैं, जिसमें 1955 में जो अधिनियम आया, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें बात की गई है कि हिंदू विवाह अधिनियम वैष्णव, जेंडरायत और ब्राह्मणों और प्रार्थना समाज, आर्य समाज के सदस्यों सहित हिंदू धर्म को मानने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। बौद्ध धर्मियों, सिखों, जैनियों के साथ साथ यह उन धर्मों और संप्रदायों से संबंधित माता पिता के वैध और अवैध बच्चों पर भी लागू होगा। तो इसमें कुल मिला के हिंदू रीति रिवाज धर्म के अंतर्गत अगर किसी ने विवाह किया है तो उसकी कुछ शर्तें यहाँ बात की गई हैं कि पति पत्नी में से किसी का भी एक जीवित पति पत्नी नहीं हो, मतलब एक पति या एक पत्नी हो। देन पुरुष या स्त्री में से किसी को भी किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या या बीमारी ना हो। पुरुष की आयु पूरे 21 वर्ष की हो और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए विवाह के लिए। ये भारत में नियम है कि अगर लड़की है तो 18 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए शादी के लिए, विवाह के लिए, मैरिज के लिए, और लड़के की आयु मैरिज के समय 21 वर्ष हो। देन दोनों पक्ष प्रतिबंधित संबंधों की श्रेणी में ना हो, बशर्ते दोनों में से प्रत्येक रीति रिवाज विवाह को अनुमति देते हों। तो ये कुछ विवाह को लेकर के आप देखेंगे कि कुछ एक
महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपका विवाह हुआ है तो महिलाओं को किस तरह से जो है उनके संदर्भ में ये बात कही गई है। देन देखेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 का। इसमें कहा गया है कि यह अधिनियम विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने धर्म को बदले बिना विवाह की अनुमति देता है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कि भाई हमारा अगर XYZ कोई भी धर्म है तो हम दूसरे धर्म में जाते हैं तो हमारा धर्म नहीं बदलेगा, हम विवाह कर सकते हैं। अब यहाँ बात की जा रही है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में 1976 में संशोधन किया गया ताकि वयस्कता प्राप्त करने से पहले लड़की को जिसका बाल विवाह हुआ हो संबंध बनाने से इनकार करने का अधिकार दिया जा सके। क्रूरता तथा परित्याग को तलाक का आधार बनाया गया और आपसी सहमति से तलाक को जो मान्यता दी गई। तो यहाँ थोड़ा सा जो है स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में जो है 1976 दोनों अधिनियमों में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया कि जो वयस्कता प्राप्ति से पहले मतलब 18 साल से पहले अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है, 21 साल से पहले लड़के की शादी हो जाती है, स्पेशली यहाँ लड़की की बात की जा रही है, सॉरी, कि अगर 18 साल से पहले लड़की की विवाह शादी किसी भी तरीके से हो जाती है जिसका बाल विवाह हुआ है, जिसको हम बाल विवाह कहते हैं, और वो संबंध बनाने से इनकार कर सकती है, वो उस विवाह में जो है जो भी उनका पारिवारिक पति पत्नी का संबंध है उससे वो मना कर सकती है, ये उसका अधिकार होगा। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956 का। इस अधिनियम का संबंध संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व के अधिकार से है तथा कोई भी स्त्री अपने हिस्से की संपत्ति के लिए उत्तराधिकारियों के नाम वसीयत कर सकती है। तो ये महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम है। देन हिंदू दत्तक ग्रहण और अनुरक्षण अधिनियम 1956। तो कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क वाला हिंदू पुत्र या पुत्री का दत्तक ग्रहण कर सकता है बशर्ते उसकी पत्नी जीवित हो, और ऐसा करने के लिए उसकी पत्नी यदि उसके सांसारिक परंपराओं को पूर्णतः त्याग न दिया हो, अस्वस्थ मस्तिष्क की ना हो और हिंदू की ना हो तथा हिंदू ना रही हो तो सहमति होनी चाहिए। तो यहाँ बात की जा रही है कि गोद लेने के बारे में कि स्वस्थ मस्तिष्क सबसे पहले कहा जा रहा है कि भाई मस्तिष्क सही है या मानसिक रूप से स्वस्थ है, सब कुछ नॉर्मल व्यक्ति जी रहा है और वह हिंदू पुत्री या पुत्र या पुत्री को ग्रहण कर सकता है यानी उसको गोद ले सकता है, उस बारे में यहाँ पे महिलाओं के संदर्भ में कानून के बारे में बात की गई है। कोई भी हिंदू स्त्री यदि वह अविवाहित या विधवा हो, उसका विवाह भंग हो गया हो या उसके पति से सांसारिक मोहमाया त्याग दिया हो, अपना धर्म बदल लिया हो और उसे अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित कर दिया हो तो वह बच्चे को गोद नहीं ले तो वह बच्चे को गोद ले सकती है। तो इस तरह से ये कुछ स्थिति है, ये इसमें बात की गई है। देन धारा 9 के अंतर्गत बात की जा रही है कि बच्चे को दत्तक या गोद लेने के संबंध में माता पिता दोनों को सहमति अनिवार्य है बशर्ते वे दोनों या इनमें से एक मृतक हो या पिता या माता के सांसारिक परिपाटी या मोहमाया को पूर्णतः त्याग दिया हो। तो ये कुछ नियम हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, उनको समानता का अधिकार देते हैं, उनको एक अवसर देते हैं। देन बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम 1976। इस अधिनियम में लड़कियों की विवाह हेतु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई और 18 वर्ष से लड़कों की 21 वर्ष विवाह की आयु तय की गई है। देन कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, बागान अधिनियम 1951। अब इसमें कहा जा रहा है कि इन सब महिलाओं ये अधिनियम महिलाओं के कारखानों, खान यानी माइंस कोयला जहाँ से निकाला जाता है, बागानों में चाय के बागान हो सकते हैं या जो भी, उसमें 7 बजे शाम को 7 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच कार्य करने पर रोक लगाते हैं। ये कहीं ना कहीं उनको एक सामाजिक सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा देते हैं। समाज मतलब सामाजिक सुरक्षा उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कि जिसमें कुछ पेंशन मिले या कुछ, हम बात कर रहे हैं कि जीवन के समय के बारे में कि भाई शाम को 7 बज गया, अगले दिन सुबह 6 बजे तक काम नहीं करना है, उस पर रोक लगाते हैं अधिनियम। और घंटों कार्य को नियंत्रित
नियमित करते हैं और उनकी सुरक्षा कल्याण हेतु प्रावधान किए जाता है। स्त्रियों द्वारा उठाए जाने वाले भार को नियत करने, पालना घर आदि खोलने के लिए सरकार को अधिकृत किया गया है। तो अगर बच्चे हैं तो उसके लिए रखने की बच्चों की व्यवस्था हो, ये बात यहाँ कही जा रही है। फिर अगर देखें तो इसमें कहा जा रहा है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, जिसमें बीमारी का लाभ मिलेगा, मातृत्व माँ बनती है तो उसका लाभ मिलेगा, अपंगता अगर कुछ हो जाती है तो उसमें बीमा का लाभ मिलेगा, आश्रय लाभ, चिकित्सा, अंतिम संस्कार लाभों का प्रावधान किया गया। तो ये कुछ महिलाओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जो है अधिनियम है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की प्रत्येक संस्थान जहां बागान, माइंस या कोयले की खदान है, खान है या कारखानों पर लागू होता है, जहां स्त्रियों की वास्तविक अनुपस्थिति अवधि के लिए औसत दैनिक मजदूरी दर पर मातृत्व लाभ के भुगतान का प्रावधान करता है। तो इसमें फिर संशोधन भी हुआ है 1976 में। तो ये कुछ अधिनियम है जिनको एक बार आप देख लेंगे तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि महिलाओं के संदर्भ में, जैसे ये दहेज निषेध अधिनियम है ना, डाउरी प्रिवेंशन एक्ट जो है 1961 का, कि भाई दहेज जो है वो नहीं देना है और इसका दंड है अगर लड़की जो है कंप्लेन करती है या किसी तरह से उसके परिवार वाले करते हैं तो जो है इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है, जो है ये सब दंड का प्रावधान किया गया। तो ये कुछ है। और महिलाओं लड़कियों के अनैतिक व्यापार और अधिक्रमण अधिनियम 1956, तो इसमें भी अनैतिक व्यापार या जो भी प्रोस्टिट्यूशन है या उनको बेच दिया जा रहा है, ट्रैफिकिंग की जा रही है, तो उससे संबंधित उनको जो है अधिनियम में प्रावधान है कि उनको रोकथाम करना, और जो इस तरह से गलत काम में पड़ता है तो उसके खिलाफ जो है पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके उनके अधिकारों को, उनके जीवन को, उनकी अस्मिता को संरक्षित करना, सुरक्षा प्रदान करना। देन फिर इसमें बलात्कार और महिलाओं के प्रति अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया और अपराधों के लिए प्रमाणीकरण कर उनके लिए जो है दंड का प्रावधान या जो भी हो सकता है उस दिशा में कार्य करने में बात की गई है। देन फैमिली कोर्ट के बारे में, पारिवारिक न्यायालय के बारे में की गई है कि बहुत सारे जो है केसेस आते हैं जिसमें परिवार से संबंधित बहुत मामले होते हैं। तो 1984 में अधिनियम बनाया गया। ये कुछ सिंपल से अधिनियम हैं जो महिलाओं को जो है विशेष अधिकार देते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको अवसर प्रदान करते हैं। और ये फिर सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 है। सती प्रथा के बारे में भारत में जो है, अगर पहले की बात है, आज़ादी के पहले होता था, आज़ादी के बाद भी कहीं कहीं कुछ हुआ बट नहीं हुआ ज़्यादातर केसेस में, कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी भी जो है जलकर मर जाती थी, अपने प्राणों को त्याग देती थी और विधवा नहीं रहती थी। तो इसी संदर्भ में ये अधिनियम है। देन घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए महिलाओं के लिए 2005 में अधिनियम आया कि घरेलू हिंसा का केस अगर होता है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये दंड का जो भी पाया जाता है उसको दंड का प्रावधान होगा। यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून 2013 में आया कि कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरेसमेंट प्रिवेंशन और उसके निवारण के लिए अधिनियम आया और 2013 में महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया और 9 दिसंबर 2013 से ये लागू है पूरे देश में। महिला बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली में, जो मतलब ये अधिनियम ऐसा है कि कार्य क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस ना हो, वो स्वयं स्वतंत्र होकर के काम कर सके, इस दिशा में यहाँ पे बात कही जा रही है। अब सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होता है, लैंगिक यौन उत्पीड़न क्या होता है, उसकी पूरी क्लियर कट डेफिनेशन है। बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया गया है, ज़्यादा डिटेल की एक बार आप देख सकते हैं। फिर बात की जा रही है कि कानूनी तथा न्यायिक प्रणाली का उपयोग जो है विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संवैधानिक अधिदेश तथा निर्देश जो है महिलाओं के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो है अनेकों हैं। जैसे प्रावधान है जैसे वित्तीय सुरक्षा और संपत्ति का अधिकार, और इस संदर्भ में उत्तराधिकार नियमों का उल्लेख किया जा सकता है। जिस कानून ने महिलाओं को सबसे ज़्यादा सशक्त बनाया है वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है। इस अधिनियम से
संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। एक महिला को उत्तराधिकारी के रूप में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान अधिकार प्राप्त हैं। संपत्ति की पूर्ण स्वामी होने के कारण महिलाओं के पास वसीयत करने की अनियंत्रित जो है अधिकार है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रावधान हैं जिनको आपको एक बार देख लेना चाहिए। देन वैवाहिक अधिकार कि निजी कानून में विविधता होने के कारण वैवाहिक संबंधों को शासित के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 को छोड़कर जो भी अन्य धर्म है, सभी धर्म है, समुदाय हैं, उन पर लागू होगा यह कानून। इस नियम में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें महिलाओं को पूर्ण समानता प्राप्त है। फिर यहाँ मुस्लिम कानून का प्रश्न है, तो मुस्लिम निजी कानून शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में पत्नियों को बहुत कम अधिकार प्राप्त है। मुस्लिम तलाक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 86 को मोहम्मद अकबर खान बनाम साहबानों के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का परिणाम था, जिसमें अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत किसी तलाकशुदा महिला को समान भरण पोषण पाने का अधिकार निजी कानून में निरपेक्ष था। तलाकशुदा मुस्लिम महिला को किसी भी प्रकार से सख्त नहीं करता। समान सिविल कोड के लिए संवैधानिक निर्देश को भी लक्ष्य स्वप्रवत है। तो यहाँ कुछ मतलब धर्म वाइज कुछ नियम अधिनियम बताए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं की स्थिति को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर के यहाँ बात की जा रही है। देन घरेलू हिंसा को लेकर के आप देखेंगे कि घरेलू हिंसा ना हो इस दिशा में महिलाओं को जो है कानूनन जो है कुछ अधिकार प्राप्त हैं, दहेज वगैरह से लेकर के वैवाहिक बलात्कार या जो विवाह के पश्चात जो बलात्कार है, इसमें बात की जा रही है कि दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु की अपनी पत्नी के साथ किया गया संभोग, चाहे वह पत्नी प्रतिरोध करे तो भी बलात्कार नहीं है, जबकि सामान्य कानून के अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ उसकी सहमति के बिना बावजूद किया गया संभोग बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो ये कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब वैसे तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है बट थोड़ा सा जस्ट देखने का है। देन काम करने की स्वतंत्रता तथा आर्थिक सुरक्षा, अब ये महिलाओं को बिल्कुल अधिकार है, संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार गारंटी है कि भाई वो निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह पे उनको काम करने की आज़ादी होगी, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है ये स्टडी मटेरियल में कि उदाहरण के लिए एक IAS महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने पर एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी पर अभियोग चलाना और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न करने का व्यापक दिशा निर्देश हिदायतें जारी करना। तो ये कुछ 2 सकारात्मक उल्लेखनीय कदम है। देन बात की जा रही है कि मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में, मातृत्व लाभ के बारे में कि अगर माँ बनती हैं तो इसमें जो है अगर कोई महिला तो उस वेतन के साथ में 12 सप्ताह की मातृत्व छुट्टियों का प्रावधान है। फरवरी 1986 में श्रम मंत्रालय ने अनुदेश जारी किया कि रोजगार कर जो भी वर्क प्लेस पे काम कर रही हैं महिलाएं, उनकी वैवाहिक स्थिति पर विचार किए बिना मातृत्व लाभ दिए जाना चाहिए। तो कोई भी महिला किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से हो, मैरिड है, कहीं काम कर रही है, तो वो अगर माँ बनती है या बनने वाली तो 12 सप्ताह के लिए उसको मातृत्व अवकाश का प्रावधान रहेगा। अब कुछ कानूनी प्रावधान या समर्थन देख लेते हैं महिलाओं के लिए। भरण पोषण भत्ता प्रदान करने के लिए अधिनियम अधिकतम सीमा को हटाया जाना चाहिए तथा महिलाओं की आवश्यकता उनके पति के आय को देखते हुए न्यायाधीश को राशि निर्धारित करने का विवेकाधिकार होना चाहिए। तो ये कुछ समर्थन कानूनी है। पारिवारिक जो कानून, न्यायालय कानून सभी राज्यों के लिए लागू किया जाना चाहिए। ये जाना चाहिए वाला जो है होने चाहिए वाले, ये कुछ अलग बिंदु हैं जो स्टडी मटेरियल में दिया गया है कि विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। विवाह और घर पर पति पत्नी दोनों को संयुक्त स्वामित्व होना चाहिए में तो कुछ प्रोविजंस मतलब सजेस्ट किया जा रहा है इसमें। तो ये एक बेसिक चीज़ें आप थोड़ा देख लीजिएगा। देन पुलिस, न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा पारिवारिक न्यायालयों की क्या भूमिका है महिलाओं के सशक्तिकरण में, उनको समान अवसर, समान न्याय और
सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में। तो इसमें महिलाओं के विरुद्ध मामलों की छानबीन करने के लिए स्पेशल विमेन सेल जो तैनात होगी, जिसमें पुलिस अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। महिलाओं के उत्पीड़न के मामले को देखने के लिए रेलवे पुलिस स्टेशन पर और बाजारों में पर्याप्त महिला पुलिस अधिकारी होने चाहिए। मुख्यालय जिला स्तर पर दहेज के मामले में सभी उसमें कार्यस्थल पर पुलिसकर्मियों की जेंडर संवेदनशील बनाना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण। देन न्यायपालिका की भूमिका क्या है? न्यायपालिका भी जो है सभी प्रकार के जो भी कानूनी प्रावधान है उनको सख्ती से लागू करती भी है। भारत में हिंसा और जेंडर से संबंधित हो, बल अत्याचार के बारे में हो, कार्यस्थल पर यौन पीड़न हो, महिलाओं के प्रति जो घटनाएं हो रही हैं वहाँ पे समीक्षा हो, वहाँ पे सम्मेलन करना, उनको अधिकार प्राप्त करना, भेदभाव हो रहा हो, विवाह तलाक संरक्षण में विधायी कानून, तो इस तरह से ये है। अब आखिरी में आप देखेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी। बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है कि अगर आप एक सोशल वर्कर हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक्ट अधिनियम थोड़े थोड़े आइडिया होने चाहिए। याद नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ करके लॉ के जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, संशोधन हुए हैं अलग अलग नियमों अधिनियमों में, अलग अलग विषयों से संबंधित, चाहे वह दहेज प्रथा से हो, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संबंधित हो, या फिर कानूनी शिक्षा को लेकर के हो, कुछ समस्या है, विपत्तिग्रस्त महिलाएं को आश्रय केंद्र पहुंचाने की स्थापना की जानी चाहिए, काउंसलिंग का हो, कंसल्टेशन का हो। इस तरह से सोशल वर्कर को आपको ये देखना है कि महिलाओं से संबंधित कानून, प्रावधान, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, न्यायिक जो प्रावधान है कानून में, हमारे अलग अलग नियमों अधिनियमों में, अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा, अलग अलग कार्यक्रम योजनाओं के द्वारा वो प्रदान करने की कोशिश करना एक सोशल वर्कर की भूमिका होगी। देन अगर हम बात करें कि पारिवारिक न्यायालयों की जो फैमिली कोर्ट होती है, फैमिली कोर्ट में परिवार से संबंधित विभिन्न प्रकार के विवाद लागू होते हैं। और यहाँ फिर बात की जा रही है कि फैमिली कोर्ट राज्य सरकारों द्वारा ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, पारिवारिक न्यायालय की स्थापना किए जाना अपेक्षित है। और इसका जो कार्य क्षेत्र होगा उसमें शादी को रद्द करने, वैवाहिक संबंध के अधिकार को पुनर्स्थापित करने, मतलब घर परिवार से विवाह से लेकर के अनेक जो समस्याएं हैं, बच्चों से संबंधित, नाबालिग बच्चों को कौन उसको रखेगा, मतलब अगर पति पत्नी में विवाद होता है, बात होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चे छोटे हैं, नाबालिग हैं, तो उनको कौन माता के साथ रहेंगे, पिता के साथ में रहेंगे, भरण पोषण कौन देगा। तो फैमिली या परिवार से संबंधित जो वाद विवाद है या जो विषय वस्तु है वो फैमिली कोर्ट में जाती है। वहाँ पे जो है जो जज रहते हैं, जो काउंसलर्स रहते हैं, उनके माध्यम से समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है और महिलाओं को कहीं ना कहीं एक सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाती है कि वो जो है वहाँ पे उनको एक वातावरण मिले, उनको एक उनकी न्याय प्रक्रिया के साथ में उनके साथ न्याय किया जाए। तो इस तरह से ये कुछ प्रावधान है। दूसरा अगर हम बात करें कि जेंडर सेंसिटिव जो कानून और न्याय प्रणाली को विकसित करना, समस्याओं के निवारण के लिए ऑल्टरनेटिव जो व्यवस्था है, फैसिलिटी है, वो है। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि संवैधानिक गारंटी तथा विभिन्न कानून एक सीमा तक ही महिलाओं को समानता तथा न्याय प्रदान करते हैं, परंतु 100% जो है कोई भी एक्ट, कोई भी नियम, कोई भी संविधान लागू होने में 100% पॉसिबल नहीं हो पाता है विभिन्न कारणों से। तो ऐसी स्थिति में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य घटकों के साथ जो पूरा सिस्टम है उसको सेंसिटिव बनाने की हमें ज़रूरत है कि महिलाओं के प्रति अगर कुछ अत्याचार हो रहे हैं या कुछ अन्याय हो रहा है या उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही, सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, पुलिस, सिविल सोसाइटी, NGOs, उन सबको सेंसिटिव करना, उन सबको महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो नियम अधिनियम हैं, चाहे वह विवाह के बाद हो या फिर उसके पहले हो या परिवार में हो, उन सब से संबंधित बिंदुओं पर सेंसिटिव करते हुए उन्हें जो है उनको वो अधिकार, वो सेवा, सुविधा सब प्रदान करने की कोशिश करना। तो ये इस तरह से कुछ बिंदु दिए गए हैं। जैसे घर में उत्पीड़न हो रहा है, पति जो है वो शराब पी के सेवन करके आ रहा है और पत्नी से मारपीट कर रहा है, भरण पोषण के लिए राशि का भुगतान जो है कानून में व्यवस्था जो है वो की गई है कि
इस तरह का प्रावधान होगा कि महिलाएं अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है या उनका तलाक होता है आपसी सहमति के साथ या किसी भी तरह से, तो जो फैमिली कोर्ट है वो धीरे धीरे ही सही कोशिश करती है और अनेक समस्याएं आती हैं। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको एक बार आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको बहुत साधारण शब्दों में समझ में आ जाएगा कि किस तरह से महिलाओं के अधिकारों को, महिलाओं से संबंधित विभिन्न विषयों को कितनी संवेदनशीलता के साथ हमें देखने की ज़रूरत है। और समाज में अगर कुछ महिलाओं से संबंधित जो विषमताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने की यहाँ पे प्रयास की दिशा में बिंदु लिखे गए, बताए गए हैं। तो स्कूल में या फिर स्कूल में कई बार होता है कि भाई पिता का नाम नहीं है तो माँ के नाम पे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, और अगर अविवाहिता माता है तो उससे जो है बोलते हैं भाई पिता का नाम लेकर के आइए आप। तो ये एक बिंदु निकल के आता है। तो इसमें भी जो है उसको अधिकार होगा कि भाई अगर सिर्फ माता ही हैं, सिंगल पेरेंट हैं, तो स्कूल में बच्चे का जो है एडमिशन होगा, पढ़ाई होगी। जो विधवा हैं, जो तलाकशुदा हैं, जो परित्यक्त हैं, जो निराश्रित महिलाओं हैं, उनके विकास ज्ञानवर्धन के लिए उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना। अगर कोई दंगा हो गया, उसके कारण कोई महिला विधवा हो गई है तो उसको जो है घर उपलब्ध कराया जाना। पति और पत्नी को जो है सामुदायिक संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। मनमुटाव अलगाव की स्थिति में परिवार में पत्नी को वैवाहिक घर पाने का अधिकार होना चाहिए। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण है बिंदु जिनको आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ समस्या की बात नहीं है। इस यूनिट में कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि महिलाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो अधिनियम हमने शुरुआत में चर्चा की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बारे में आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से अधिकार हैं महिलाओं के, कौन कौन से प्रावधान हैं महिलाओं के, हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महिलाओं को, समर्पित महिलाओं को ध्यान में रख करके। तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा एक आइडिया डेवलप कर पाए होंगे। कैसा लगा आपको ये आज का हमारा सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।